गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर शिखा तिवारी ऑनलाइन पढ़ाई में पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मैंने कल आपको बीए प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र नाट्य साहित्य के बारे में बताया था और उसमें हमने चर्चा करी थी आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी द्वारा लिखित नाटक की। उसमें मैंने ये भी बताया था कि मोहन राकेश ने कुल 3 ही नाटक लिखे अपने जीवन काल में। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे, जिसमें आषाढ़ का एक दिन नाटक आपका गुप्त काल से संबंधित है, जिसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हमको देखने को मिलती है। इसके पश्चात जब हम नाटक पर प्रवेश करते हैं तो हम उसका संक्षेप में आपको बताएंगे नाटक के बारे में कि नाटक के अंदर कवि लेखक मोहन राकेश जी ने क्या बताया। तो सबसे पहले नाटक को जानने से पहले नाटक में मुख्य पात्र कौन कौन से हैं उनके बारे में भी हमको जानना चाहिए। आपको मैं एक चीज ये भी बता दूं, नाटक की सफलता रंगमंच पर निर्भर करती है। नाटक एक रंगमंची विधा है जो कि रंगमंच पर पात्रों के द्वारा उचित वेशभूषा और संवादों के साथ प्रस्तुत किया जाता है और नाटक जिस उद्देश्य से दर्शाया जाता है वो उद्देश्य अगर सफल हो जाता है तो नाटक भी सफल माना जाता है। इस दृष्टि से आषाढ़ का एक दिन नाटक पात्रों के बारे में, पात्रों की जो संवाद है और उनकी जो वेशभूषा है, इन तीनों ही चीजों से सफल नाटक है। नाटक दृश्य और श्रव्य दोनों ही होता है। अतः नाटक के बारे में जानने के बाद अब हम आषाढ़ के एक दिन में मुख्य पात्र कौन कौन से हैं उनके बारे में भी समझेंगे। सबसे पहले जो पात्र का नाम आता है आषाढ़ का एक दिन नाटक में, वो है अंबिका। अंबिका गांव की एक वृद्धा है। क्या है? गांव की एक वृद्धा है जो कि मल्लिका की माँ भी है। किसकी माँ है? मल्लिका की। उसके बाद नंबर 2 पे नाम आता है मल्लिका। मल्लिका अंबिका की पुत्री है। किसकी पुत्री है? अंबिका की पुत्री है। तीसरा पात्र है कालिदास। कालिदास एक कवि के रूप में हमारे सम्मुख आते हैं। दंतुल जो कि राजपुरुष है। मातुल, मातुल कवि मातुल के नाम से जाने जाते हैं आषाढ़ के एक दिन नाटक में। नीचे नीचे ग्राम पुरुष है, गांव में रहने वाला पुरुष। विलो ये भी ग्राम पुरुष है। रंगनी नागरी है। संगिनी ये भी नागरी है। अनुस्वार अधिकारी के रूप में। अनुनासिक अधिकारी के रूप में। प्रियकुमारी राजकन्या एवं कालिदास की पत्नी के रूप में हमारे समक्ष इस नाटक में उपस्थित है। तो आइए अब हम जानते हैं कि हमारा ये जो आषाढ़ का एक दिन नाटक है इसका क्या सारांश है। सारांश में ही सारी बातें मैं आपको समझा दूंगी कि वास्तव में इस नाटक में मोहन राकेश जी ने क्या बताया। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा इसको। आषाढ़ का एक दिन नाटक मूलतः ऐतिहासिक परिवेश और पर्यावरण वाला नाटक है। यद्यपि इसमें युग बोध भी अनिवार्यता निहित है, यानी युग बोध की भी अनिवार्यता इसमें निहित की गई है। आषाढ़ का एक दिन नाटक बिना दृश्यों वाले 3 अंकों में विभक्त है। आषाढ़ का एक दिन नाटक बिना दृश्यों वाले 3 अंकों में विभक्त है। इस नाटक के संपूर्ण कार्य व्यापार का एक ही स्थान अंबिका और मल्लिका का घर है। प्रथम अंक के आरंभ में छाछ से धान फटकती हुई अंबिका के दर्शन होते हैं तथा वर्षा में भीग कर आई मल्लिका का प्रवेश होता है। बरसात का दिन है, मल्लिका भीग करके वापस अपने घर आती है। दोनों के वार्तालाप से ज्ञात होता है कि मल्लिका अंबिका की पुत्री है। मल्लिका ने कालिदास के साथ आषाढ़ की पहली बरसात में भीगने का आनंद उठाया है। शायद इसीलिए इस नाटक का नाम आषाढ़ का एक दिन पड़ा।
क्योंकि वो जो पहली रात या पहली बरसात जो कालिदास के साथ मल्लिका ने गुजारी है वो अत्यंत ही यादगार दिन है और इसीलिए वे अपने इस सौभाग्य पर मुग्ध है। परंतु जो मल्लिका की माँ अंबिका है वह मल्लिका का यह आचरण वैयक्तिक एवं सामाजिक स्तर पर अनुचित मानती है। अंबिका को कालिदास नापसंद है, वो उसको पसंद नहीं करती है क्योंकि वह भावनाओं में निमग्न रहने वाला एक अव्यवहारिक व्यक्ति है, जिससे यह आशा करनी व्यर्थ है कि वह मल्लिका को किसी प्रकार का सांसारिक सुख दे पाएगा। अंबिका सामाजिक स्तर पर भी उन दोनों पर इसलिए क्रोधित है क्योंकि प्रेमी युगल का विवाह से पूर्व इस तरह से घूमना फिरना लोकापवाद का कारण हो सकता है। मल्लिका सभी प्रकार से अपवादों को ध्यान में न रखते हुए कालिदास को भावनात्मक रूप से प्रेम करती है। वह कालिदास को उसकी काव्य प्रतिभा और स्वच्छंदता को व्यर्थ नहीं बल्कि अपने पर एक तरह की जिम्मेदारी मानती है। अंबिका मल्लिका को लोक लाज की बातें बताते हुए कालिदास के साथ घूमना फिरना वर्जित मानती है, परंतु मल्लिका अपनी आधुनिक विचारधारा का प्रदर्शन करते हुए कहती है कि मेरे जीवन पर किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है। कालिदास इसी बीच अपने प्रथम काव्य ग्रंथ ऋतुसंहार की चर्चा करते हैं। इस काव्य की चर्चा उज्जैनी के राज दरबार तक पहुंच जाती है और वहां के दरबारी कवियों के बीच इस काव्य ग्रंथ का पाठ कराया जाता है, जिससे सभी प्रशंसा करते हैं। उज्जैनी राज ऋतुसंहार काव्य के रचनाकार का सम्मान करने का निश्चय करता है। वह आचार्य वरुरुचि के नेतृत्व में राज्य कर्मचारियों का एक समूह कालिदास के गांव पहुंचता है। दंतुल नामक एक कर्मचारी ही कालिदास को उज्जैनी ले जाने के लिए आया था। प्रारंभ में दंतुल को कालिदास के विषय में ज्ञात नहीं होता और वह उससे साक्षात्कार और विवाद करने लगता है, परंतु जब उसे ज्ञात होता है कि वह कालिदास है जिससे मैंने विवाद किया, तब वह कालिदास से क्षमा भी मांगता है। कालिदास अपनी प्रेयसी एवं प्रेरणा भूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहता, परंतु मल्लिका कालिदास को प्रगति, प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा के लिए आग्रहपूर्वक उज्जैनी जाने पर विवश कर देती है। दूसरे अंक में राजकवि बनने के साथ साथ कालिदास ने कई श्रेष्ठ ग्रंथों को ही नहीं रचा बल्कि राजदुहिता प्रियंगु मंजरी से विवाह करके कश्मीर का शासक भी बन जाता है। यहाँ से उसका पूरा जीवन बदल जाता है। वह मल्लिका को ध्यान में नहीं रखता है और वहाँ की जो राजपुत्री होती है प्रियंगु मंजरी, उससे विवाह करके कश्मीर का शासक बन जाता है। उसकी अपनी एक अलग पहचान हो जाती है। मल्लिका की व्यवस्था और विडंबना तब प्रकटता से रेखांकित होती है जब कश्मीर जाते हुए कालिदास गांव में आने के बावजूद मल्लिका से नहीं मिलता है और उसकी जगह बेतुके तथा कई हास्य प्रस्ताव लेकर प्रियंगु मंजरी उससे मिलने जाती है। अर्थात कालिदास स्वयं अपने गांव पहुंचकर मल्लिका से नहीं मिलता है बल्कि अपनी पत्नी प्रियंगु मंजरी को उसके पास भेज देता है। विलोम और अंबिका के कटाक्षों के सामने मल्लिका बुरी तरह अपमानित होकर बहुत दुखी हो जाती है, परंतु तब भी कालिदास के विरुद्ध वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती है। तीसरे अंक में अंबिका की मृत्यु हो चुकी है। मल्लिका अकेलेपन, गरीबी एवं परिस्थितियों से हारकर विलोम से विवाह कर लेती है और विलोम के बच्चे की मां भी बन जाती है। मातुल के माध्यम से ज्ञात होता है कि कश्मीर में विद्रोह हो जाता है और कालिदास भागकर उज्जैनी लौट जाता है या फिर सन्यासी हो जाता है। यह सब सुनकर पहली बार मल्लिका को अपने त्याग एवं विश्वास की निरर्थकता का तीखा एहसास होता है। तभी वर्षा में भीगे अस्वस्थ कालिदास का प्रवेश होता है।
वह अपने अंतर्द्वंदग्रस्त व्यक्तित्व तथा कविता और राजनीति के विरोधी चरित्र में फंसकर लगातार अपने टूटने बिखरने के उल्लेख के साथ साथ मल्लिका और अपने प्रेम संबंध को कभी भी एक पल भी भूलने न पाने का विश्वास दिलाता है। वह अपने संपूर्ण लेखन को अपने प्रारंभिक जीवन के संचित अनुभवों तथा मल्लिका और अपने जीवन के इतिहास का प्रतिफल बताता है। वह भावुक होकर जीवन को फिर से प्रारंभ करने की बात करता है। तभी अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है और कालिदास के पूछने पर मल्लिका बताती है, अब यही मेरा वर्तमान है। शराब के नशे में धुत विलोम अतीत से बंधे रुके कालिदास को वर्तमान के सत्य से साक्षात्कार करा के आश्चर्य में डाल देता है। विलोम स्वयं को घर का स्वामी और कालिदास को अतिथि बताकर मल्लिका से उसका पूरा आतिथ्य करने का आदेश देकर स्वयं वहां से चला जाता है। उसे समय की शक्ति और परिवर्तित कटु स्वार्थ का तीखा बोध होता है और जब तक मल्लिका बच्ची को लेकर बाहर आती है, कालिदास बाहर निकल जाता है। कालिदास को पुकारती मल्लिका के पांव भी बाहर की ओर उठते हैं, परंतु बच्ची को बाहों में देखकर टूटी सी वह वहीं रुक जाती है। मानो कर्तव्य और उत्तरदायित्व की बेड़ियों में जकड़ी एक बेबस अंबिका बच्ची मल्लिका को पालने पोसने के लिए एक बार फिर से वही शुरुआत कर रही है। वास्तव में यह एक गंभीर आधुनिक नाटक है जो स्थितियों की विडंबना, संबंधों की जटिलता तथा चरित्रों के गहन अंतर्द्वंद और रंगमंच के काव्य को पूरी तरह से स्वाभाविक तीव्रता, सघनता एवं जीवंतता से अभिव्यक्त करता है। तो बच्चों, सारांश में ये था आपका आषाढ़ का एक दिन नाटक, जो कि मोहन राकेश जी द्वारा लिखित है। आशा करती हूँ आपको ये नाटक समझ में आया होगा और अगले क्लास में मैं फिर से मिलूंगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।